17 मार्च को दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, दूसरे सह प्रभारी और वरिष्ठ नेताओं ने उत्तराखंड के तमाम पार्टी नेताओं को दिल्ली बुलाकर 2027 के विधानसभा चुनाव की व्यूह रचना, रणनीति तैयारी को लेकर के एक मैराथन बैठक की। आज 18 तारीख है। क्यों न एक दशक पीछे जाकर देखा जाए। वो 18 मार्च 2016 की शाम देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा और विनियोग विधेयक को वोटिंग में बदलने का खेल, और आज की कांग्रेस जो 2027 की तैयारी कर रही है, वो रात और कांग्रेस की सुबह कब। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन लालचंद। द न्यूज अड्डा के प्योर पॉलिटिक्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जिस तरीके से कुमारी शैलजा उत्तराखंड में आने की बजाय पार्टी के नेताओं को दिल्ली बुला लेती हैं और वहीं दूसरे नेता भी शामिल हो जाते हैं केंद्रीय स्तर की, और उत्तराखंड की चुनावी व्यूह रचना बनती है, चुनावी तैयारियों की समीक्षा होती है और उसके बाद रिपोर्ट राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक पहुंच जाती है। तो क्या इस अंदाज में कांग्रेस 2027 का विधानसभा चुनाव फतेह कर लेना चाह रही है? वो भी तब जब बीजेपी, शायद ही कोई महीना गुजरता हो जब कोई न कोई केंद्रीय नेता, जिसमें नंबर 2 गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर तमाम नेता शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उत्तराखंड के दौरे करते रहे हैं, पिछले इन सालों में हमने देखा है, और तमाम जो केंद्रीय नेता उनको बीजेपी झोंके रहती है। लेकिन कांग्रेस जिस अंदाज में 2027 की तैयारी कर रही है, तो उन तैयारियों को परखने से पहले हमें 18 मार्च 2016 में लौटना पड़ेगा, क्योंकि आज 18 मार्च 2026 है। एक दशक में कांग्रेस कहां से कहां पहुंच गई है? क्या वक्त है उन सब चीजों को, उन पन्नों को पलट कर देखने का? 18 मार्च 2016 को उत्तराखंड में कांग्रेस की हरीश रावत के नेतृत्व वाली सरकार थी और विधानसभा में सत्र चल रहा था। और जब विनियोग विधेयक पर, यानी बजट के दौरान जब वोटिंग की डिमांड बीजेपी करती है और कांग्रेस के 9 विधायक भी ट्रेजरी बेंचेस छोड़ करके विपक्षी खेमे की तरफ खड़े हो जाते हैं, तो हरीश रावत से लेकर के उस वक्त के स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल से लेकर के दिल्ली तक कांग्रेसी कॉरिडोर्स में एक तरह से बड़ी सनसनी फैल गई कि आखिर ये हो क्या गया। क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस चल रहा था और दरअसल हरीश रावत जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उत्तराखंड में कांग्रेस के सर्वे सर्वा थे। उन्हें भनक तक नहीं थी कि जिस अंदाज में वो सरकार चला रहे हैं, जिस लापरवाही के तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है, कांग्रेस आगे बढ़ रही है, और उनके पीछे किस अंदाज में एक बड़ा सियासी खेल खेला जा रहा है, और जो बड़ी टूट होती है, इस टूट की अगुवाई करते हैं तब कांग्रेस के विधायक, वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के साथ कैबिनेट मंत्री थे उस वक्त हरीश रावत की सरकार में, हरक सिंह रावत से लेकर कई विधायक, जिनमें फिर शलालानी रावत हों, शैलेंद्र मोहन सिंघल हों, उसके अलावा उमेश शर्मा काऊ हों, प्रदीप बत्रा हों, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन हो, यानी 9 कांग्रेस के विधायक एक झटके में पाला बदलकर बीजेपी की तरफ बैठ जाते हैं। और उसके बाद तमाम ये बागी विधायक बगावत करके दिल्ली एनसीआर का रुख कर लेते हैं। उसके बाद पूरा एक सियासी ड्रामा शुरू होता है, जिसका पटाक्षेप सुप्रीम कोर्ट तक होने से पहले राष्ट्रपति शासन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कानूनी संवैधानिक तमाम तरह की बहस, और उसके बाद हरीश रावत की सरकार रिस्टोर हो जाती है। उत्तराखंड में कांग्रेस इस पूरे झंझावात के बावजूद सत्ता पर काबिज हो जाती है। लेकिन जो टूट कांग्रेस में होती है, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? अपने तरीके से हरीश रावत पिछले
सालों में लगातार विजय बहुगुणा से लेकर सुबोध उनियाल से लेकर हरक सिंह रावत से लेकर उमेश काऊ तमाम जो उस वक्त जो बागी 9 लोग थे, उनको उजाड़ू बल्द कहते उनको निशाने पर लेते रहते हैं। लेकिन क्या यही सच है कि बीजेपी ने कोई प्रलोभन दिया और कांग्रेस छोड़कर के 9 विधायक बीजेपी की तरफ चले जाते हैं? क्योंकि आपको देखना होगा, आज जब हम देखते हैं कांग्रेस की सियासत में, जब कर्नाटक में सिद्धरमैया से कहा जाता है कि 2.5 साल के टर्म में अब डी के शिव कुमार की बारी है, तो वो कुर्सी वहां खाली नहीं हो पाती है। उससे पहले छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल टीएस सिंहदेव के लिए कुर्सी 2.5 साल के टर्म के बाद खाली नहीं करते हैं। और उससे पहले अशोक गहलोत राजस्थान में सचिन पायलट के लिए कुर्सी खाली नहीं करते हैं। लेकिन जब जनवरी के आखिर में 2014 में विजय बहुगुणा को दिल्ली से फोन आता है कि आपको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, हरीश रावत की ताजपोशी होगी, तो विजय बहुगुणा एक झटके में इस्तीफा देकर एक तरफ हट जाते हैं। 2014 की बात है ये। और 18 मार्च 2016 को कांग्रेस में बगावत होती है। तो बड़ा सवाल ये है कि ऐसा क्या बदलाव आया 1 फरवरी 2014 को, जब हरीश रावत मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, और 18 मार्च 2016 को जब वो मुख्यमंत्री रहते हैं और उनकी सरकार को अल्पमत का संकट झेलना पड़ता है, संवैधानिक संकट झेलना पड़ता है, तब के इस गुजरे वक्त में, इस 2-2.5 साल के वक्त में ऐसा क्या हो जाता है कि 9 कांग्रेस के विधायक बगावत कर देते हैं? तो सबसे बड़ी बात यह कि राष्ट्रीय स्तर पर यह बदलाव आता है कि 2014 के फरवरी में जो कांग्रेस यूपीए की सरकार केंद्र में चला रही थी, वो मई के आते आते केंद्र की सत्ता से बेदखल हो जाती है और बेहद कमजोर, अपने सबसे बुरे दौर में कांग्रेस चली जाती है। एक राष्ट्रीय स्तर का फैक्टर तो ये होता है, लेकिन उसके बाद जिस अंदाज में बीजेपी ऑपरेशन लोटस की झलक, हल्की झलक कर्नाटक में दिखा चुकी थी, लेकिन उसका असली परीक्षण उत्तराखंड में ही होता है। बड़ा सवाल ये कि क्या जिस अंदाज में 2014 के तमाम टिकट हरीश रावत अपने तरीके से बांटते हैं, उससे पहले सतपाल महाराज बगावत करके कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में चले जाते हैं, क्या ये हरीश रावत के लिए इशारा नहीं था? क्या ये कांग्रेस के तत्कालीन नेतृत्व के लिए इशारा नहीं था कि अपने कुनबे को इस वक्त संभाल कर रखने की जरूरत है? क्योंकि हरीश रावत जब ये ठीक रहा, हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल, विजय बहुगुणा के सिर फोड़ते हैं कि बीजेपी ने उनको लालच दिया, और वो लालच में अपनी ही पार्टी जिसने उन्हें मुख्यमंत्री, सांसद, मंत्री, विधायक बनाया, उसको छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन इसकी तह में जाएंगे तो कहीं ना कहीं जिस अंदाज में हरीश रावत ने सरकार को चलाया और जिस अंदाज में कांग्रेस चलती रही, गाफिल होती रही, उसने भी 18 मार्च 2016 की टूट की स्क्रिप्ट को तैयार किया। क्योंकि आप याद करिए, जब विजय बहुगुणा को 2012 में मुख्यमंत्री बनाया जाता है, हरीश रावत को नागवार गुजरता है। ये अलग बात है कि जो कांग्रेसी कॉरिडोर्स का सच ये भी है कि हरक सिंह रावत, इंदिरा हृदयेश, यशपाल आर्य, सतपाल महाराज को मुख्यमंत्री की कुर्सी से, मुख्यमंत्री की रेस से आउट करने के लिए हरीश रावत ने विजय बहुगुणा के साथ हाथ मिलाया था। और क्या ये सच नहीं है कांग्रेसी कॉरिडोर्स के भीतर की वो चर्चा कि हरीश रावत और विजय बहुगुणा, गुलाम नबी आजाद जो उस वक्त के प्रभारी थे कांग्रेस के, अहमद पटेल जो एक तरह से बड़े रणनीतिकार थे, और अंबिका सोनी से लेकर के दूसरे तमाम नेताओं के सामने जाकर क्या विजय बहुगुणा और हरीश रावत ये प्रस्ताव नहीं देते हैं कि या तो मुख्यमंत्री हरीश रावत को बनाया जाए या फिर विजय बहुगुणा को स्वीकार किया जा सकता है, बाकी 4 को स्वीकार नहीं किया जाएगा? क्या इसी खेल में, इसी सियासी शहमात के खेल में हरीश रावत विजय बहुगुणा के हाथों, जिन्हें वो बहुत समय तक अपने से लाइट वेट मान रहे थे, एक आसान, एक तरह से प्रतिद्वंदी के तौर पर देख रहे थे, वो उनको उस सियासत में मात दे देते हैं? क्योंकि पीछे से विजय बहुगुणा अपनी अलग तरह की तैयारी करके आगे बढ़ रहे थे। शायद हरीश रावत इस चीज को समझ नहीं पाए थे और वो सियासत में वहां मात खा जाते हैं और मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा बन जाते हैं 2012 में। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में, क्योंकि उस वक्त हम दिल्ली में ही सारे सियासी घटनाक्रम को देख रहे थे, किस अंदाज में हरीश रावत का जो 9-3 मूर्ति लेन आवास है, जो वो केंद्र में मंत्री थे तब, वो पूरा एक तरह से बागियों का ठिकाना बनता है। जिस तरह के विद्रोही तेवर वहां सुनाई देते हैं कि कांग्रेस को उस 9-10 दिन तक चले बवाल के बाद झुकना पड़ता है
और महेंद्र महारा को राज्यसभा भेजना पड़ता है। गोविंद सिंह कुंजवाल को स्पीकर हरीश रावत के कहने पर विजय बहुगुणा को स्वीकार करना पड़ता है। और उसके बाद चाहे उस वक्त प्रीतम सिंह हरीश रावत के कैंप में होते थे, दिनेश अग्रवाल हरीश रावत के कैंप में होते थे, सुरेंद्र सिंह नेगी हरीश रावत के कैंप में होते थे, इस तरह से चुन चुनकर मंत्री बनाए जाते हैं। हरीश रावत की वो हर मांग विजय बहुगुणा को पूरी करनी पड़ती है। स्पीकर वो अपनी पसंद का नहीं बना पाते, हरीश रावत की पसंद का बनाया जाता है। जो प्रोमिनेंट कैबिनेट पोर्टफोलियोज हैं वो हरीश रावत के चॉइस के विधायकों को मंत्री बना करके देने पड़ते हैं। क्या ये सच नहीं था? और जब 2014 में 31 जनवरी को जब विजय बहुगुणा इस्तीफा देते हैं, 1 फरवरी को जब हरीश रावत शपथ लेते हैं, तो क्या इसी अरेंजमेंट में विजय बहुगुणा को राज्यसभा भेजने की बात नहीं हुई थी? क्या हरीश रावत विजय बहुगुणा को राज्यसभा भेज पाते हैं? क्या मनोरमा शर्मा डोबरियाल को हरीश रावत राज्यसभा नहीं भेजते हैं? बाद में किशोर उपाध्याय की जो नाराजगी भी फूट के सामने आती है जब प्रदीप टम्टा को राज्यसभा भेजा जाता है, ये क्या इशारा करता है कि जब दिल्ली की सत्ता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार काबिज हो चुकी है, कांग्रेस में टूट के संकेत बादल मंडराने दिखाई पड़ रहे हैं, उस वक्त भी हरीश रावत अपने तरीके से सरकार चलाते हैं। और जो अरेंजमेंट 2012 में होते हैं उनके मुकाबले 2014 में कोई भी अरेंजमेंट नहीं बनता है, क्योंकि जिस तरीके से जो लगातार विजय बहुगुणा के कैंप की तरफ से कहा जाता रहा कि 2-3 छोटी-छोटी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स की डिमांड थी कि सुबोध उनियाल को मंत्री बनाया जाए, शैलेंद्र मोहन सिंघल जो जसपुर से विधायक कई बार कह रहे उनको मंत्री बनाया जाए और विजय बहुगुणा को राज्यसभा दिया जाए, इनमें से किसी भी मांग को हरीश रावत ने मानना, मंजूर करना स्वीकार नहीं किया। और उसके बाद जिस तरह से कई बार हरक सिंह रावत ने आकर के कहा कि उनके विभाग में उन्हें पता नहीं चलता था और उनके विभाग में तबादले हो जाते थे, वो सुबह उठकर देखते थे तो अखबार से पता चलता था कि उनके विभाग के तबादलों के या दूसरे बड़े फैसले ले लिए गए हैं। तो जिस अंदाज में दिल्ली में कांग्रेस खत्म हो जाती है, बहुत कमजोर स्थिति में पहुंच जाती है 2014 के लोकसभा चुनाव में, उसके बावजूद जिस अंदाज में हरीश रावत कांग्रेसी कुनबे को अपने साथ नहीं रख पाते हैं, और तब तक अमित शाह जो बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार चाणक्य माने जाते हैं, वो उत्तराखंड की इस कांग्रेस के भीतर की कलह की भाप ले लेते हैं, नब्ज ले लेते हैं, अंदाजा टोह ले लेते हैं। और उसके बाद 18 मार्च 2016 को दोहराया जाता है। सवाल ये नहीं कि उसके बाद कांग्रेस की सरकार तो बच जाती है, सुप्रीम कोर्ट से रेस्टोर हो जाती है, लेकिन 2017 के चुनाव में अगर कांग्रेस अपना सबसे बुरा प्रदर्शन हरीश रावत के नेतृत्व के बावजूद 2017 में करती है, वो 11 सीटों पर सिमट जाती है, हरीश रावत 2-2 विधानसभा सीटों से चुनाव हार जाते हैं, ये क्या मैसेज देता है? ये बहुत खतरनाक कांग्रेस के लिए मैसेज देता है, क्योंकि जो जमीन कांग्रेस में बड़े बगावत के बाद जो कांग्रेस की जमीन कमजोर हो जाती है, सतपाल महाराज का जाना, विजय बहुगुणा का जाना, हरक सिंह, हालांकि हरक सिंह इस वक्त फिर 2022 के चुनाव में कांग्रेस में वापस आ गए थे, उस वक्त हरक सिंह का जाना, सुबोध उनियाल का जाना, शैलेंद्र मोहन सिंघल का जाना, शैला रानी रावत का जाना, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का, प्रदीप बत्रा का जाना, क्या इसने कांग्रेस को डैमेज नहीं किया? क्योंकि इनमें से बहुत सारे लोग आज भी विधायक हैं, राजनीति कर रहे हैं। कुमार शैला रानी रावत आज दिवंगत हैं, लेकिन वो चुनाव जीतती हैं। प्रदीप बत्रा आज विधायक हैं। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन उसके बाद चुनाव जीतते हैं। पिछला चुनाव उनकी पत्नी जरूर हार जाती है। शैलेंद्र मोहन सिंघल को जरूर बीजेपी में आने की कीमत चुकानी पड़ी। जसपुर से लगातार कांग्रेस जीत रही, लेकिन बहुत ज्यादा जो बागी कांग्रेस के थे वो बीजेपी में आकर एडजस्ट हो जाते हैं और चुनावी जीत उनको नसीब होती है, लेकिन उनका जो वैक्यूम होता है उसकी भरपाई कांग्रेस क्या आज तक कर पाई है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। एक जमाने में सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, विजय बहुगुणा जैसे लोग गढ़वाल में कांग्रेस के पास होते थे। वो वो जो खाई, जो वो जो गैप, वो जो वैक्यूम कांग्रेस में आया, क्या उसकी भरपाई कर ली गई है? क्या आज कर पा रही? क्यों गणेश गोदियाल को आज कांग्रेस नेतृत्व को आगे करना पड़ा है? गढ़वाल के इसी वैक्यूम को भरने की रणनीति है, क्योंकि आप जानते हैं 2017 में कांग्रेस की बुरी हार होती है, 2022 में भी बद्रीनाथ से राजेंद्र भंडारी चुनाव जीतते हैं, प्रतापनगर से विक्रम सिंह नेगी चुनाव जीतते हैं, और चक्राता से प्रीतम सिंह चुनाव जीतते, ले दे करके। जो पर्वतीय क्षेत्र अगर हरिद्वार को माइनस करें तो इसमें गढ़वाल में ये कांग्रेस की स्थिति थी। आज राजेंद्र भंडारी कांग्रेस में नहीं है, वो अलग बात है, बाई इलेक्शन में वो लखपत बटोला के हाथों चुनाव हार जाते हैं,
यशपाल आर्य बाद में ठीक चुनाव से पहले चले जाते हैं, वो उस वक्त झटका लगता है, लेकिन वो 2022 के चुनाव से पहले वापस आ जाते हैं, हरक सिंह भी आ जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या एक दशक में कांग्रेस ने सबक लिया? क्योंकि उसके बाद भी बीजेपी ने रह रहकर कांग्रेस के बहुत सारे लोगों को तोड़ा। जो मनीष खंडूड़ी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, वो 2024 के ठीक लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में चले जाते हैं। राजेंद्र भंडारी का हमने जिक्र किया, और भी जिस तरह से जिन दिनेश अग्रवाल के लिए हरीश रावत लड़ाई लड़कर उनको कैबिनेट मंत्री बनवाते हैं, वो भी बीजेपी में चले जाते हैं। बहुत सारे और भी नेता थे जो बीजेपी में जाते रहे, चाहे फिर मथुरा जोशी से लेकर जोत सिंह से लेकर बहुत सारे नेता लगातार जाते रहे। तो क्या कांग्रेस ने एक दशक में कोई सबक लिया है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 2027 की चुनाव की देहरी पर जब राज्य खड़ा हुआ, क्योंकि 2016 की टूट के बाद 17 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुत बुरी तरह हारती है, 2022 के चुनाव में अपने नंबर्स थोड़ा बेहतर करती है लेकिन जीत नहीं पाती है, और उसके अलावा 2019 का 24 का लोकसभा चुनाव, यानी 2016 की टूट के बाद 2 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव में लगातार कांग्रेस को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है उत्तराखंड में। तो क्या समझें कि अब जब ये 2016 के बाद ये 5वां चुनाव 2027 में है, तब कांग्रेस संभल रही है। अपने तरीके से गणेश गोदियाल कांग्रेस में नई जान फूंकने की, नई ताकत फूंकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कब वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे? क्या उनकी टीम बन गई है? क्या उनकी कार्यकारिणी बन गई है? क्या जो गुटबाज नेता क्या गणेश गोदियाल को परेशान नहीं कर रहे हैं? अपनी कार्यकारिणी में अपने-अपने लोगों को समायोजित करने के लिए क्या मोटी, लंबी-चौड़ी लिस्ट नहीं थमाई जा रही है कि कई महीनों से जिस काम को 1 महीने में करने का दावा गणेश गोदियाल कर रहे थे कि हम 1 महीने में चुटकी बजा करके अपनी टीम को खड़ा कर देंगे, कार्यकारिणी को बना देंगे, वो आज तक क्यों नहीं बन पाई है? क्या 1 दशक की उस टूट से आज जब हम 2026 में हैं और 27 के चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, तब कांग्रेस ने कुछ सबक लिया है? ये अपने आप में बहुत सारे सवाल हैं, और शायद बीजेपी की यही रणनीति थी और यही रणनीति अब भी नजर आ रही है, क्योंकि महेंद्र भट्ट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष गाये बगाए कह देते हैं बहुत सारे लोग टूटने वाले हैं। ये दरअसल बीजेपी ने एक पूरे देश में मोदी शाह रिजिम में इसको एक फॉर्मूले को अपनाया गया है कि पहले अपनी चुनावी तैयारी अच्छे से करिए, और फिर जो आपका प्रतिपक्ष हो उसके घर में अगर कुछ भी कलह कहीं से भी सुनाई दे रहा है, तो वहां सेंधमारी की जाए, वहां टूट की जाए, और उधर से जो मजबूत प्लेयर हैं उनको अपने पाले में लाकर अपनी टीम में शामिल करके खिलाया जाए। इससे दोहरी चोट सामने प्रतिपक्ष को लगती है, और उत्तराखंड में कांग्रेस इसकी बहुत बड़ी गवाह है। देखना बेहद दिलचस्प है कि इस 1 दशक की जब इस टूट को हो चुका है और 2027 का चुनाव सामने है, तब क्या कांग्रेस दिल्ली में बैठ करके ही रणनीतियां बनाती रहेगी, या उत्तराखंड की सियासी तपिश को महसूस करने के लिए चुनावी अखाड़े में खम ठोकेगी? कम से कम गणेश गोदियाल ऐसा करना चाहते हैं, कम से कम हरक सिंह रावत ऐसा करना चाहते हैं, कम से कम प्रीतम सिंह ऐसा करना चाहते हैं, कम से कम यशपाल आर्य ऐसा करना चाहते हैं, तो क्या राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी ऐसा करना चाहते हैं? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, और यहीं से छिपा हुआ है कि कांग्रेस का आगे का चुनावी भविष्य क्या है। आप कमेंट करके दो जरूर बताइए कि 2016 की जो 18 मार्च की कांग्रेस की टूट है, उसके बाद आपको बीजेपी को और कांग्रेस को 2027 के नजरिए से कहां खड़ा हुआ देखते हैं? नमस्कार।